हेलो एंड वेलकम टू द तेज सिविल। और आज से हम तेज सिविल्स प्लेटफॉर्म पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम आरएस मेन से रिलेवेंट करंट अफेयर्स को कवर करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा और रिसेंट टाइम में जो पेपर्स आए हैं उनसे ये क्लियरली विजिबल है कि आरपीएससी का जो पैटर्न है वो यूपीएससी पैटर्न की तरफ और एनालिटिकल थिंकिंग की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी करंट अफेयर्स के टॉपिक न्यूज़ में हैं हम उनको रैशनली और एनालिटिकल वे से अप्रोच करें ताकि उनको हम बेटर वे में डील कर पाएँ। तो इस सीरीज़ में जो हमारा पहला लेक्चर है वो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि दुनिया के डी फैक्टो प्रेसिडेंट भी कहे जाते हैं, उनके द्वारा इंडियन इकोनॉमी पे किए गए कमेंट से है। रिसेंटली ही सेड कि इंडियन इकोनॉमी इज़ अ डेड इकोनॉमी। अब ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें एनालाइज करना आना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी की करंट हेल्थ क्या है, करंट इश्यूज क्या हैं। तो चलिए देखते हैं। आर एस मेंस के GS1 सिलेबस में यूनिट सेकंड में इकोनॉमी सेक्शन के अंतर्गत ग्लोबल इकोनॉमिक इश्यूज एंड ट्रेंड्स ये डायरेक्टली मेंशन है। अब डोनाल्ड ट्रंप यूएस के प्रेसिडेंट है, उनके द्वारा कही हर एक बात ग्लोबल ऑर्डर को शेप करती है। तो उसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी, इंडिया की जीडीपी और बाकी जो इंडिया की प्लानिंग है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी उस पर डायरेक्ट देखा जाएगा कि क्या हमारी ट्रेड प्रैक्टिसेस रहेगी या किस तरह से इंडिया बाकी दुनिया से इकोनॉमिकली एंगेज करता है। तो चलिए देखते हैं कि उनका ये कथन कितना सही है। ये उनका एक फेमस ट्वीट है जो 30 जुलाई को आता है, जहां वो कहते हैं कि इंडिया एंड रशिया आर टेकिंग देयर डेड इकोनॉमीज टुगेदर। अब देखिए इसमें ये रीज़न क्या देते हैं। सबसे पहले बात बोलते हैं कि इंडिया की जो नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स हैं, ये तीन बेसिकली रीज़न देते हैं, जिसमें पहला रीज़न वो देते हैं नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स। अभी नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स क्या होते हैं? नॉन मॉनेटरी ट्रेड बैरियर्स, फॉर एग्जांपल, इंडिया पल्सेस, बीन्स एक्सेट्रा पे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाता है ताकि अपने लोकल फार्मर्स, लोकल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट कर सके। रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा कि इंडिया और यूएस के बीच में जो मिल्क इंपोर्ट है उसको लेके डिस्कशन चल रहे थे और इश्यूज आ रहे थे, क्योंकि यूएस का जो मिल्क प्रोसेस है दैट इज़ अ प्रोसेस ऑन अ नॉन वेज फॉर्डर। तो इंडिया की जो लोकल बिलीफ सिस्टम है दे आर अगेंस्ट अस, तो यूएस उसको एक नॉन मॉनिटरी ट्रेड बैरियर की तरह देखता है। इसके साथ ही वो रीज़न देते हैं कि इंडिया इज रशियाज लार्जेस्ट बायर ऑफ एनर्जी एंड मिलिट्री इक्विपमेंट अलॉन्ग विद द चाइना। एंड आपको पता होगा कि यूएस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से पहले सबसे बड़ा जो इशू था दैट वाज कि ट्रंप का एक क्लेम था कि ही विल स्टॉप दिस यूक्रेन वॉर, बट हिज इनेबिलिटी टू स्टॉप द यूक्रेन वॉर अब उनको एक वर्ज पे ले आई है कि जहां उनको अपनी पावर को रीअसेट करना पड़ेगा, और शायद टैरिफ उसका एक जरिया है। साथ ही मागा, जिसकी वो बात बार बार करते हैं, यूएस में करंट टाइम में जितना मैन्युफैक्चरिंग बेस है आप देखेंगे कि वो चाइना और डेवलपिंग कंट्रीज की तरफ जा रहा है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की ये मजबूरी बन जाती है कि वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वापस यूएस में लेके आए। तो चलिए देखते हैं कि ये जो उनका कमेंट है ये कितना सच है। अगर हम रैशनली देखें तो इंडिया की जो करंट इकोनॉमी है इट्स अ स्टोरी ऑफ ग्रोथ, नॉट अ डिक्लाइन। बिकॉज 1995 में जहां हमारी इकोनॉमी का साइज 366 बिलियन डॉलर था, करंट टाइम में वो 4.1 ट्रिलियन डॉलर की और हो चुकी है। साथ ही रिसेंटली हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड भी बन चुके हैं। इसके साथ ही 1995 में आप देखिए कि इंडियन इकोनॉमी का जो साइज था वो यूएस की इकोनॉमी का 4.7% था, करंट टाइम में ये 13.7% है, विच इज़ ओनली बिहाइंड चाइना एंड जर्मनी। इसके साथ ही यूएस की ना केवल खुद की पावर कम हुई है बट इकोनॉमिक टर्म में आप देखेंगे कि G7 एज अ होल भी इज ऑन अ वर्ज ऑफ डिक्लाइन, जहां यूके, जर्मनी, जापान की जो इकोनॉमी है ये रिलेटिवली श्रिंक करी है साइज में। फॉर एग्जांपल, जापान की तो जो इकोनॉमी है वो 1995 में 5.5 ट्रिलियन डॉलर की थी, जो कि 4.1 ट्रिलियन डॉलर की हो गई है। इट इज़ अ डायरेक्ट डिक्लाइन इन इकोनॉमी जो जनरली देखा नहीं जाता है, बट स्टिल हम जापान की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी नहीं कह सकते हैं। आप समझिए कि डेड इकोनॉमी क्या है। डेड इकोनॉमी एक ऐसा कंसेप्ट है जहां आपका कंजम्पशन ही डाउन हो जाए, और इंडिया जिसकी पॉपुलेशन 1 more than 1 बिलियन है, वहाँ इस तरह का पैटर्न देखना बहुत मुश्किल है। साथ ही हम देखते हैं कि इंडिया और यूएस की कंपैरेटिव पोजीशन क्या है। अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को देखें तो इंडिया की जो करंट जीडीपी ग्रोथ रेट है इट इज़ अराउंड 6.5%, विच इज़ फार अहेड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स 1.9%। इसके साथ ही
प्रोजेक्टेड जीडीपी इंडिया की 6.8 ट्रिलियन है और यूएस की 28 ट्रिलियन डॉलर है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम यूएस से अभी भी बहुत पीछे हैं। पर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इंडिया की फिजिकल हेल्थ बताता है इकोनॉमी की, दैट इज गवर्नमेंट डेट। इंडिया की जीडीपी पे ओनली 81% जीडीपी का जो डेट है वो है, पर वही यूएस के केस में 140% है। यू विल बी शॉक कि चाइना और जापान के केस में इट इज़ अराउंड 200% ऑल्सो। सो इंडिया की जो फिजिकल हेल्थ है इट्स स्टिल बेटर देन द डेवलप्ड कंट्रीज। साथ ही जो हाउस होल्ड डेट है, इंडिया का हाउस होल्ड डेट ओनली 42% है एज कम्पेयर टू 69% ऑफ चाइना। चलिए और कुछ माइक्रो इंडिकेटर्स देखते हैं जो इंडिया की इकोनॉमी की फिजिकल हेल्थ और मॉनेटरी हेल्थ को बताता है। इंडियन इकोनॉमी में आप हाउस होल्ड सेविंग रेट देखिए विच इज़ 18.1%, मच मच अहेड ऑफ यूएस। अब इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है, जब आपकी हाउस होल्ड सेविंग ज़्यादा होगी तो आपका डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा तो इंडियन इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट है वो स्टेबल होगा, क्योंकि जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है तो वो बहुत डिफर करता है। ग्लोबल इवेंट्स हो गए, ओवरनाइट इवेंट्स हो गए, दे यूजुअली लाइक बार बार उनका वो आना जाना, दे आर नॉट फिक्स। तो यहाँ से आपकी इकोनॉमी को एक स्ट्रेंथ मिलती है, एक स्टेबिलिटी मिलती है। साथ ही इंडिया फिनटेक अडॉप्शन में बहुत आगे है। हमारा यूपीआई का जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है दैट इज़ लाइक showing the world how digital payment should be, which is much ahead of the US. इसके साथ ही 50% of the global volume of digital payments are being done in India। ये एक डायरेक्ट थ्रेट है यूएस की हेजेमोनी का, क्योंकि करंट टाइम में डॉलर इज अ सिंबल ऑफ कॉलोनियल इंपीरियलिज्म, और इंडिया का यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट ऑफरिंग अ ऑल्टरनेटिव करेंसी एक रास्ता दिखाता है दुनिया को। क्योंकि आपने देखा होगा जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो ना केवल यूएसए ने रशिया पे टैरिफ्स लगवाए बट उसे स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर कर दिया। और आप जब किसी कंट्री को पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर से ही बाहर कर देते हैं तो उसकी इकोनॉमी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। बट इंडिया के जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दुनिया के लिए एक लाइट हाउस का काम कर रहा है। इसके साथ ही फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे कि प्रधानमंत्री जन धन योजना, पीएम मुद्रा योजना आदि से भी इंडिया ने बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, और मात्र 6 सालों में हम 80% तक फाइनेंशियल इंक्लूजन को अचीव कर चुके हैं। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन से होता क्या है, जब आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इट गोज डाउन, और जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग गोज डाउन होती है तो इकोनॉमी का जो मनी मल्टीप्लायर है वो बढ़ता है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है कि जब फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट मनी मल्टीप्लायर पे क्या होता है। तो यूएस को फाइनेंशियल इंक्लूजन में लगभग 50 साल लगे, जो हमने मात्र 6 सालों में अचीव कर लिया। तो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का ये कहना कि इंडिया की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है, आई थिंक ये एक मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट है और एक डीप इग्नोरेंस है। सेम डीप इग्नोरेंस ब्रिटिश एम्पायर के साथ भी था, जब कहा जाता था कि सन नेवर सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर, बट वी नो कि हाउ द सन सेट्स इन द ब्रिटिश एम्पायर। अब देखते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि इंडिया की इकोनॉमी में सब कुछ सही है। देर आर सम स्ट्रक्चरल इश्यूज एंड इंडिया इज वर्किंग टूवर्ड्स ऑन इट। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमें मेंस में पूछा जाता है कि व्हाट स्ट्रक्चरल इश्यूज इंडिया इज फेसिंग, तो हमें कुछ पॉइंट्स पता होने चाहिए। इन्हीं में से 4-5 पॉइंट्स को हम एज अ इशू प्रपोज करेंगे और 4-5 पॉइंट्स को हम एज अ सॉल्यूशन प्रपोज कर देंगे, तो हमारा आंसर एक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं कि जो ग्रोथ रेट है, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2007-8 में आया था, उसके बाद इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो 8 to 9% के आसपास रही है। करंटली हम 6.4% के आसपास वेरी करते हैं। तो एक इंडिया जैसी इकोनॉमी जिसकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसके लिए ग्रोथ रेट एक डेफिनेटली कंसर्न का इशू है। फॉर एग्जांपल मैं आपको चाइना का एग्जांपल से समझाता हूँ। चाइना की जो जीडीपी थी वो 1.9 ट्रिलियन डॉलर से 4.6 ट्रिलियन डॉलर होने में केवल 4 साल होने लगे। तो उनकी जो ग्रोथ रेट थी वो मच अहेड थी, और हमारा जो टारगेट है 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का, अगर उसे हमें जल्दी अचीव करना है तो एटलीस्ट वी शुड ग्रो अराउंड 8 to 10%। इसके साथ ही किसी भी इकोनॉमी की जो जान या उसका जो बेस है वो उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। आज यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट का ये जो मागा है, या इंडिया का जो सेल्फ रिलायंट कंसेप्ट है, सेम रशिया का है, ये सारी लड़ाई ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेके है। क्योंकि जो देश अपने गुड्स खुद प्रोड्यूस नहीं करता है ही विल ऑलवेज बी वल्नरेबल टू द ग्लोबल शॉक्स। इंडिया के केस में मैन्युफैक्चरिंग में हमने बहुत तरक्की करी है, परंतु फिर भी हमारा जो सी ए जी आर है वो 4.4% है सिंस 2019-20, जबकि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारा ज़्यादा है। और एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ हमारा एक इशू ये है
कि हम ट्विन बर्डन को झेलते हैं। एक तो हमारी जो वास्ट पॉपुलेशन है वो इसमें एम्प्लॉयड है, साथ ही हमें प्रोटेक्शनिस्ट मेजर लेना मजबूरी बन जाता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में जो लैंड होल्डिंग है वो बहुत छोटी है, और इंडिया का जो फार्मर है वो ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल फार्मर्स जो हैं लार्ज कमर्शियल फार्मर उनसे कम्पीट नहीं कर पाता है। तो इंडिया की कहीं ना कहीं कंपल्शन भी है कि हमें एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट भी करना है और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को हमें बढ़ाना भी है। तो ये ड्यूअल डिलेमा इंडिया के लिए एक हमेशा से रहा है। साथ ही इंडिया की जो ग्रोथ है उसे एक हाई इनइक्वलिटी ग्रोथ के रूप में भी कहा जाता है, जहां ऑक्सफैम की रिपोर्ट आती है जो उसे एक टॉप 1% की इकोनॉमी कहती है। साथ ही हाई पोवर्टी रेट्स 24% बिलो वर्ल्ड पोवर्टी लाइंस अभी भी यहाँ पर है। हालांकि गवर्नमेंट ने काफ़ी इस दिशा में काम किया है और अराउंड 22-24 करोड़ लोगों को पोवर्टी लाइन से बाहर भी निकाला है, बट स्टिल काफ़ी काम इस क्षेत्र में किया जाना बाकी है। इसके साथ इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है जहाँ पे 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज लेस देन 35 ईयर्स। तो इंडिया का ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है ये वंस इन अ जनरेशन वाला डिविडेंड है, परंतु हम देखते हैं कि हमारे यहाँ वीक जॉब क्रिएशन स्पेशली फॉर द एजुकेटेड यूथ लाइक इंजीनियर्स आर हाईली अनएम्प्लॉयड एंड स्किललेस। इसके साथ ही हाई स्किल्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे यहाँ पर है। साथ ही फीमेल लेबर फोर्स जो पार्टिसिपेशन है स्पेशली इन अर्बन एरिया इज अ कंसर्न फॉर इंडियन इकोनॉमी। चलिए कुछ और इश्यूज देखते हैं। ट्रेड इम्बैलेंस, आपको पता होगा कि वी आर exporting services more than our goods and even in service we are just 4.5%। और रिसेंट टाइम में आपने एक शिफ्ट देखा होगा कि जो साउथ ईस्ट एशिया है जैसे थाईलैंड वियतनाम, ये इंडिया का जो सर्विस सेक्टर था फिलीपींस, ये इंडिया के सर्विस सेक्टर को डायरेक्ट चैलेंज दे रहा है क्योंकि वहाँ लेबर चीप है। तो इंडिया के सर्विस सेक्टर का भी एक्सपोर्ट उतना नहीं है और हमारे लिए एक नए थ्रेट्स पैदा हो रहे हैं। साथ ही इंडिया की इकोनॉमी ह्यूमन डेवलपमेंट पैरामीटर्स पे लैग करती है, जहाँ पे यूएन डेवलपमेंट की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हमारा रैंक 130 है, विच इज़ वेरी फार इवन वी कंपेयर विद द डेवलपिंग कंट्रीज। ये क्वेश्चन आर एस प्रीलिम्स में फेवरेट क्वेश्चन है जो अगेन एंड अगेन पूछा जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। एक पैरामीटर जो सबसे कंसर्न मुझे लगता है दैट इज़ द लो पर कैपिटा इनकम। ऑल्दो इंडिया की इकोनॉमी बहुत आगे बढ़ रही है, वी आर अचीविंग अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, बट आज भी हमारी पर कैपिटा इनकम ओनली 2 लाख रुपीज़ है, विच इज़ 31 टाइम्स लोअर दैन डैट ऑफ यूएस। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर इंडिया को बहुत काम करना है ताकि हमारी इकोनॉमी एक इंक्लूसिव इकोनॉमी बना सके। साथ ही अब तक आपने देखा होगा कि 2023 में 6500 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने इंडिया से माइग्रेट कर दिया है। तो ये इंडिया की एक ब्रेन ड्रेन की इशू को दिखाता है कि कहीं ना कहीं इंडिया अपने एक टैलेंट पूल को खो रहा है। साथ ही जब ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पे इंडिया को बहुत इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। हेल्थ केयर पे हम आज भी 2.1% ऑफ आवर जीडीपी स्पेंड करते हैं, तो वहीं एजुकेशन पे ओनली 2.9%। और हेल्थ और एजुकेशन ऐसा चीज़ है जो एक्चुअल में ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने का काम करता है। तो इस क्षेत्र में इंडिया को अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। पर ऐसा भी नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी, बिकॉज वी हैव सीन कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। इंडिया हैज़ दैट पोटेंशियल एंड वी विल राइट आर स्टोरी डेफिनेटली फॉर श्योर। सो मिस्टर ट्रम्प का जो ये स्टेटमेंट है इट्स अ कंप्लीट मिस रिप्रेजेंटेशन एंड शोज हिज डीप इग्नोरेंस टूवर्ड द ग्लोबल इकोनॉमी। चलिए लास्ट में हम अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। India aspire to achieve fast and inclusive GDP growth. So this is our first keyword, inclusive GDP growth. Discuss the key structural impediments that currently constrain India's growth potential and how can structural reforms address these challenges. तो इस क्वेश्चन में आप दो पार्ट में से अप्रोच कीजिएगा। पहले में आप जो हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं उनको कवर कीजिएगा एंड जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम लिए जा सकते हैं उससे आप इस क्वेश्चन को एड्रेस करना। और पूरे क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि हमें इंक्लूसिव प्लस फास्ट ग्रोथ ये अचीव करनी है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कीजिए। आने वाले सेशन में हम इस क्वेश्चन को भी देखेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू द तेज सिविल्स प्लेटफॉर्म। थैंक यू।